राधे राधे सभी को। फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे जीएस का। और इस वीडियो में हम 11 जनवरी शिफ्ट सेकंड थर्ड फोर्थ देखने वाले हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने शिफ्ट फर्स्ट का पेपर करवा दिया था। जिस बच्चे ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उनके लिए मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन वीडियो लिंक डाल दूंगा। आप वहाँ से क्लिक करके वो वीडियो देख के अपने क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं जीडी के लिए और रीजनिंग के अगर आपको क्वेश्चन देखने हैं तो वो भी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन भी। तो आप वो भी लगा के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन जो है जीडी कांस्टेबल पूछे जाते हैं। और अपनी प्रिपरेशन जो आप बेहतर तरीके से करके इस पारी का जीडी कांस्टेबल निकाल के जा सकते हैं। ठीक है, सारी वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और प्रिपरेशन अपनी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ये पेपर है आप यहाँ पे देख सकते हो 11 जनवरी 2023 का ही पेपर है, यानी कि इस साल जनवरी में पेपर हुआ था। आपका जो पेपर होगा 24 में होने वाला है, तो कुछ ही टाइम बचा है आपके पास। तो प्रिपरेशन आपको जम के करनी है ताकि इस बारी का पेपर आप निकाल के सिलेक्शन पक्का करके जाएं अपना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंचते रहें। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और हिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है। इजीली हो सकता है अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रखी होगी। और मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ के जाना ताकि यहाँ से जो 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं वो इजीली आप अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था। तो जब डलहौजी यहाँ का वायसराय बना था तो वो क्या कर रहा था, सभी यहाँ के प्रांतों को वो क्या करता अपने अंदर विलय कर रहा था। तो उसने झांसी को 1854 में अपने अंदर विलय कर लिया था। तो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है, आप पढ़ के रखना। 1600 से बाद की जितना भी चीज़ें उनको पढ़ लेना ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बने आप इजीली अटैम्प्ट करके ठीक करके आ जाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख सकते हो, हिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। एम चित्रा स्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है। तो एकदम स्टैटिक जीके पूछा गया है। तो बेंगलुरु में एम चित्रा स्वामी स्टेडियम है जो क्रिकेट स्टेडियम है और वो बेंगलुरु में है। तो बिल्कुल स्टैटिक जीके पूछा गया है। तो देखो ये क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आपने कितना ज़्यादा कवर कर रखा है जीएस को, तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज तुक्का मार सकते हैं, नहीं तो छोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, जैसे बच्चे ने ट्राई करा ठीक करके आ गया तो अब एक आइडिया लगा सकते हैं कि यार चित्रा स्वामी स्टेडियम है और इस टाइप के नाम जो हैं साउथ इंडिया की तरफ पाए जाते हैं। तो कोलकाता हटा दोगे, अब दिल्ली हटा दोगे और आपको पता चलेगा मुंबई या बेंगलुरु से कोई आंसर होगा, तो उसके हिसाब से आप टिक कर सकते हो। ठीक है ना, तो थोड़ा सा आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा जब भी आप जीएस की तैयारी कर रहे हो या जीएस के पेपर दे रहे हो, तो थोड़ा सा लॉजिकली आपको इस तरीके से सोचना पड़ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लो। निम्नलिखित में से किस शख्सियत को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मिलिना साल्विनी। तो इसको भी हम स्टैटिक जीके ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे जज कर सकते हो किस टाइप क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं जीडी कांस्टेबल के जीएस के सेक्शन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है और ये पॉलिटी से क्वेश्चन आया हुआ है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित हैं। तो वो थर्ड पार्ट है जिसके अंदर हमारे मूल अधिकारों की बात की गई है हमारे संविधान के अंदर। तो पॉलिटी से क्वेश्चन आया हुआ है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ रखा होगा तो इजीली ये क्वेश्चन पढ़ कर सकते हो। थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इजीली इसको अटेम्प्ट किया भी जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया। तो 2019 में किया था, स्टैटिक जीके है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ देने चाहिए। अगर नहीं आइडिया लगा पा रहे हो बिल्कुल भी तो अवॉइड कर दें, नेगेटिव मार्किंग ना करके आए। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए जहां पे आप बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा पा रहे हो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं। तो लक्ष्य सेन जो है बैडमिंटन खेलते हैं और शायद ये डबल्स खेलते हैं, जहां तक अंदाजा है मेरा लग रहा है। तो डबल्स खेलते हैं, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना, अब देखो स्पोर्ट्स सेक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है और किस तरीके से घुमा के पूछा गया, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। 1992 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले नैतिकी का नाम बताना है आपको, क्या था। तो सोनन मान सिंह। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप मेरे इससे पहले वाले पार्ट देखोगे तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है और ये फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो देख सकते हो रिपीटेड क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। विश्व के कुल
पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है। तो बेसिकली पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि बताते हैं कि कितनी लैंड है, उस तरीके से आपको बताना है। तो ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया हुआ है। तो भारत का अगर पूरे विश्व में बात की जाए तो 2 पॉइंट हमारा जो है क्षेत्रफल आता है पूरे वर्ल्ड की, अगर हम बात करते हैं उसमें से। तो ठीक ठाक क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा सुनने में मिल जाता है ऐसे क्वेश्चन को, तो ये कर सकते हो आप आराम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। कौन सा विकल्प बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन है। तो बेसिकली बुलिमिया एक बीमारी है, ये एक तरीके से खाने से रिलेटेड बीमारी है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो खाने संबंधित बीमारी होती है, विकार होता है बुलिमिया। तो साइंस से क्वेश्चन आया हुआ है, तो साइंस से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। दीपावली वो त्योहार है जहाँ पे हम देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं एक साथ। ठीक है, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है और पॉलिटी से क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देख सकते हो यहाँ पे क्या बोला गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार डैश का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 खा के अधीन गठित स्वतः शासन वाली संस्था है। तो वो पंचायती हैं जहाँ पे उनको ये अधिकार दिए गए हैं कि कोई भी मसला होता है अगर गांव के अंदर, तो वो खुद ही इस चीज़ों का निपटारा कर सकते हैं, और वो हमारे संविधान के 243 खा के अंदर बोला गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अगर आपने इतना नहीं डीप पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लम में डाल सकता है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है और ये इकोनॉमी से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इकोनॉमी से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम के अंदर, तो आपको थोड़ा सा इकोनॉमी भी फोकस करना पड़ेगा। थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये वाला मेरे हिसाब से। तो निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के प्रतिदर्श सर्वेक्षण कौन करता है। तो वो है NSSO। ठीक है ना, NSSO जो है भारत के अंदर निर्धनता हो गया या एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ जैसे जो भी सर्वेक्षण करने हो तो इसी के द्वारा किया जाता है। अगर इसके हम फुल फॉर्म की बात करें तो उसका नाम याद रखना, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, तो ये इसका फुल फॉर्म है, ये भी याद रखना, कहीं पूछ ले तो पता होना चाहिए आपको। तो जो भी निर्धनता रेखा का जो आकलन करती हैं वो NSSO करती है। क्वेश्चन नंबर 13 है और करंट अफेयर से क्वेश्चन आया हुआ है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2022 में भारत में खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से विधानसभा के सदस्य बने। तो करंट अफेयर से क्वेश्चन है। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। और अगर आप देखोगे अप्रैल का ये करंट अफेयर्स है और ये एग्जाम कब हुआ था आपका, ये 2023 जनवरी में हुआ था। ठीक है ना, ये जैन का एग्जाम है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो किस टाइप के करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कृषि में गाय के गोबर का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है। तो इजी है, जैविक उर्वरक के लिए किया जाता है। तो इजी क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। जून 2022 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है और जून का करंट अफेयर्स है और एग्जाम आपका फिर बोलूंगा 23 जैन को हुआ था। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि करंट अफेयर्स कितना पुराना पूछा जा रहा है आपके एग्जाम के लिए। तो प्रिपरेशन भी आपको कुछ उसी तरीके से करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। देखो 16 में क्या कह रहा है। कौन सा जल मार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो वो पनामा नहर है। अगर आपने ज्योग्राफिकल मैप देखा होगा और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका देखोगे तो बीच में जो पूरा एक पगडंडी सी पड़ती है, वहीं पे एक पनामा नहर है और वो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को अलग करती है। तो ज्योग्राफिकल क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इजीली कर सकता है। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ा होगा अपने इसके बारे में तो डेफिनेटली आराम से क्वेश्चन टच किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो, साइंस से क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ईजी है। एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है, यह एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है। बर्तन किससे बना है। तो आपको पता है, अगर आप कोई तांबे का बर्तन खुली हवा में रख देते हो और कुछ टाइम बाद उसको देखते हो तो हरी परत जम जाती है,
तो वो तांबे के बर्तन होते हैं। तो इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है ये वाला। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बच्चे ने यहाँ लोहा मार दिया है, अंदाजा नहीं लगा होगा क्योंकि लोहे पे तो जंग जम जाती है, थोड़ी सी लाल रंग की होती है और तांबे पे हरी रंग की जम जाती है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हो। अगर ये तो प्रैक्टिकल नॉलेज वाली बात हो गई, इसमें कोई थ्योरेटिकल पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, ये इजीली कर सकते हो आप। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने डैश उद्योग के लिए जाना जाता था। तो अगर हम स्वतंत्रता से पहले की बात करते तो हस्तशिल्प भारत में बहुत प्रसिद्ध थी और हम दूसरे देशों तक अपना जो हाथ से बना हुआ माल होता था पहुंचाते थे। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो। कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैसों को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जाता है? तो पाइपलाइन है। पाइपलाइनों के थ्रू अब आप घरों में गैस पहुंचाई जा रही है। ठीक है ना, तो अब जो है पाइपलाइनों की सुविधा बढ़ाते जा रहे हैं और पाइपलाइन जो है कनेक्टिविटी को थोड़ा इजी भी कर देती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पाइपलाइन होगा। ठीक है, चलते हैं, एक जनरल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस पर अगर दिमाग लगाओगे तो आराम से कर सकते हो ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। डैश ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ लिखा उसका विस्तृत विवरण दिया। वो होगा ह्वेन त्सांग। तो थोड़ा सा डीप हिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको लाइक छोड़ भी सकते हो। अगर आपको नहीं जज कर पा रहे तो छोड़ दो, कोई जरूरी नहीं कि टाइम करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये थोड़ा डीप हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला। ह्वेन त्सांग इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। ये थर्ड पार्ट रहेगा जीडी कांस्टेबल का। तो पहला क्वेश्चन देख लो क्या है। त्रिशूर पूरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो त्रिशूर पूरम उत्सव है वो केरल राज्य में मनाया जाता है। तो आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पहला क्वेश्चन ही आर्ट एंड कल्चर से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। साइंस से क्वेश्चन आया हुआ है। विटामिन सी एक डैश है, तो वो एंटीऑक्सीडेंट है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? तो एकदम स्टैटिक जीके है। 1984 में दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किया गया था। तो टफ क्वेश्चन है, जनरली जज कर पाना मुश्किल है, तो छोड़ देना क्योंकि इतना कोई भी नहीं पढ़ता है। हाँ, एक लक वाली बात है कि आपका पढ़ा हुआ आ गया तो बात ठीक है, अदरवाइज जो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं ना उसमें से अगर आपने 12 या 13 ठीक करके आ गए तो ये बहुत अच्छा ठीक माना जाएगा। अभी सोचोगे 15-17 ठीक करके आ जाओ, इम्पॉसिबल है। 12, 13, 14 ठीक करके आ रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, आपकी जीएस बहुत अच्छी है, मान के चलना आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है और ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आया हुआ है। अगस्त मंथ का करंट अफेयर्स पूछा गया है, तो पढ़ के रखना है आपको पिछले साल के करंट अफेयर्स। ठीक है ना, जनवरी में पेपर हुआ था 2023 को और अगस्त मंथ का करंट अफेयर्स पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत के लिए कार्यकारी निर्देशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया था। तो करंट अफेयर से देख सकते हो कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो पढ़ के रखना है करंट अफेयर्स आपको साल भर के, ताकि आप इजीली जो 3 से 4 नंबर करंट अफेयर्स एग्जाम में आते हैं वो आप टच करके आ जाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिसमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्राय हिम वृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को डैश के रूप में जाना जाता है। तो काल वैशाखी। ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखने में लग रहा है तो काफी लेंथी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हो। शतरंज के वर्गाकार खानों की क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? आपने अगर शतरंज के खानों को देखा हो, कुछ इस तरीके से बनी होती हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम रैंक बोलते हैं। तो स्टैटिक जीके कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना, ये मत सोचो कि आपका पढ़ा हुआ है पूछ ले, एक जर्नल अवेयरनेस भी पूछ सकते हैं। तो डिपेंड करता है जिस दिन आप पेपर देने जा रहे हो उस दिन आपका लक कितना अच्छा है जीएस के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। ये आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आया हुआ है। राशेश्वर सैकिया बार बयान डैश नृत्य से संबंधित है। तो वो है सत्रिया। ये शास्त्रीय नृत्य है असम का, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो टोटल हमारे यहाँ 8 शास्त्रीय नृत्य मिलते हैं। ये तो हो गया असम का शास्त्रीय नृत्य। अगर मैं बात करूँ कुचिपुड़ी की, तो कुचिपुड़ी
आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कुचिपुड़ी है। उड़ीसी जो है उड़ीसा का ही है, याद रखना। ये तो उड़ीसा का ही नाम से पता चल जाएगा आपको, उड़ीसा का ही है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ठीक है ना। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है, लिख के रखना। काफी बारी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं। और एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, ठीक है ना। एक ये भी इंपॉर्टेंट शास्त्रीय नृत्य है और ये कहाँ मिलता है? ये केरल में। ये केरल का बहुत इंपॉर्टेंट शास्त्रीय नृत्य है। और अगर मैं बात करूं, एक और है हमारे पास, वो है कथकली। कथकली ये भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। सिंपल की बात की जाए कथक की, तो ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो टोटल हमारे पास ये 7 हो गए। और एक रह गया मणिपुरी, ठीक है ना। एक है मणिपुरी, वो तो मणिपुर का ही है, ठीक है ना। मणिपुरी जो है वो मणिपुर का ही है, मणिपुर। तो टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है। शास्त्रीय असम का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, उड़ीसी उड़ीसा का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, मणिपुरी मणिपुर का है, मोहिनी अट्टम केरल का है, कथकली केरल का है, कथक उत्तर प्रदेश का है। तो टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, इनको याद रखना है। काफ़ी बार डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत उपलब्ध है? तो वो है ज्वार, पवन, सौर ऊर्जा जो है एक गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। इसमें डायरेक्टली ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं होता है, ये प्रकृति के थ्रू उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसलिए गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो है वो ज्वारीय है, पवन है और सौर ऊर्जा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो आपको पता होगा जो आईटी हब है वो कहाँ पे है? वो हमारे बेंगलुरु में है। उसको ही हम क्या बोलते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र वही बना हुआ है। तो इसलिए बेंगलुरु इसका राइट आंसर होगा। बहुत ईजी है, आराम से हो सकता है ये क्वेश्चन भी। राज्यों की परिषद को डैश के रूप में जाना जाता है? तो राज्यसभा होती है, ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय होता नहीं है, लोकसभा होगी नहीं और उच्च न्यायालय नहीं होगा। तो राज्यसभा ही है, जहां पे राज्यों से सांसदों को चुन के फिर हम राज्यसभा में भेजते हैं। तो ये देख सकते हो यहाँ से राज्यसभा इसका राइट आंसर होगा। पॉलिटी से क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है और जो ये क्वेश्चन है वो लोक नृत्य से आया हुआ है। और हमारे भारत में हर एक स्टेट के अंदर अपना अपना लोक नृत्य है, 1 है 2 है 3 है, कई तरीके के मिल जाएंगे आपको। तो लोक नृत्य पढ़ के रखना, वहां से क्वेश्चन काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, टफ होते हैं इसलिए पूछे भी जाते हैं। तो अगर हम वहां से पढ़ के रहोगे 1 या 2 फंस गए आपके एग्जाम के अंदर तो आप कर लेंगे, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया यहाँ पे, ग्रीडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में डैश के दौरान किया जाता है जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार होती हैं। आप यहाँ देख सकते हो किस तरीके के क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। तो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा, लोक नृत्य से क्वेश्चन आएगा। अगर आपने पढ़ भी रखा होगा तब भी कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक उनकी तैयारी करके रखनी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार जिला आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तु या सेवा का मूल्य डैश होगा। तो 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होने वाले ऐसे केसों को कौन जिला आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा अगर उनकी कीमत कितनी है 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होती है। तो आप देख लो किस टाइप के क्वेश्चन जो ये पूछे जाते हैं, उसके अनुसार अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, सिरका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम डैश है? तो बहुत ईजी है, ठीक है ना। एसिटिक अम्ल होता है, साइंस से क्वेश्चन है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन मिला है ये देखने को। तो मेरे हिसाब से साइंस के जो है 1-2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहे हैं, 2 या 3, 2 ही हैं, 3 भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन जो है साइंस के जीडी कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। तो आप अकॉर्डिंगली साइंस की प्रिपरेशन कर सकते हो यहाँ से अंदाजा लगा के, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। भारत में कार्यबल आबादी में डैश के लोग शामिल नहीं होते हैं? तो अगर हम बात करें किसी को जॉब चाहिए, किसी को काम करना है, तो 14 वर्ष से कम अगर जिनकी आयु होगी
तो उनको शामिल नहीं किया जाएगा। यही यहाँ पे डेफिनेशन है। अगर आप सोचते हो कि फिल्मों के अंदर छोटे छोटे बच्चे काम कर लेते हैं तो वो कार्यबल की श्रेणी के अंदर नहीं आते, वो अलग श्रेणी में चले जाते हैं। पर एक्चुअल में अगर कोई किसी फैक्ट्री में काम करना चाहता है, किसी और जगह पे काम करना चाहता है, किसी जॉब को देना चाहता है, तो उसमें उसकी जो एज होनी चाहिए वो 14 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत जनरल क्वेश्चन पूछा गया, आराम से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, इकोनॉमी से क्वेश्चन आया हुआ है। इससे पहले वाले सेट के अंदर भी एक क्वेश्चन देखने को मिला था, इधर भी एक क्वेश्चन इकोनॉमी से देखने को मिला है। तो 1 से 2 क्वेश्चन इकोनॉमी के भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं। डैश इक्वल्स टू अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों में सकल मूल्य वृद्धि का कुल योग है। तो जीडीपी वो है जहां पे हम सभी फर्मों के सकल मूल्य वृद्धि का मूल्य योग देखते हैं, तो जीडीपी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अगर आप इकोनॉमी में इंटरेस्टेड नहीं है तो डिफिकल्टीज हो सकती है। अगर आपने बेसिक इकोनॉमी पढ़ रखी होगी तो आराम से क्वेश्चन जज करके आ सकते हैं। ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, ये पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है। और भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है 2022 मई की स्थिति के अनुसार? तो 11 टोटल मौलिक अधिकार है, उसमें कोई चेंजेस अभी तक नहीं हुए हैं। तो बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कर सकता है बच्चा अगर आपने पढ़ रखा होगा पॉलिटिक्स, बेसिक पॉलिटिक्स भी पढ़ ली होगी, तब भी क्वेश्चन जज किया जा सकता है। ठीक है ना, बच्चा नहीं करके आ पाया है पर आप कर सकते हो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो, निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं? बहुत टफ क्वेश्चन है, छोड़ दो, मत ट्राई करो इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन जानबूझ के डाले जाते हैं कि आप इनको छोड़ के आओ। ठीक है ना, ट्राई करने जाओगे डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग होगी। हाँ, किस्मत वाली बात है कि आपने बाई चांस कहीं से पढ़ लिया सुन लिया होगा तो ही जज कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ना पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या है? मोहम्मद यूनुस। ठीक है ना, जिन्होंने बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों के संस्थापक के रूप में इनको बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो उस टाइम बॉम्बे विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, भारत के जम्मू कश्मीर के किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में किश्तवाड़ा डोडा बेल्ट की 3 दिवसीय यात्रा शुरू की थी? ये नवंबर का करंट अफेयर्स पूछा गया है। आपका एग्जाम जनवरी में हुआ था 2023 जैन में। ठीक है ना, तो करंट अफेयर्स आप देख सकते हो कितने पुराने रहते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन है सेट का, ये हमारा तीसरा सेट है। निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र ने की थी। और ये काफी ज्यादा डीप हिस्ट्री से क्वेश्चन है, इससे पहले वाले पार्ट में भी हमने देखा था और यहाँ पे भी देखने को मिला है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये शिफ्ट रहेगी बेसिकली 4th शिफ्ट रहेगी और 11 जनवरी का ये पेपर रहेगा 2023 का। ठीक है ना, शाम का ये पेपर था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत में हरित क्रांति का पहला चरण डैश के दशक के माध्यम से डैश के दशक के माध्यम तक था। तो 1960 से 1970 के दशक में हरित क्रांति का पहला चरण स्टार्ट हुआ था और हमारा मुख्य फोकस यही था कि अपने देश में इतना पैदावार कर लें कि दूसरे देशों पर निर्भरता हमारी कम हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है और काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख कर डर लग जाए कि इतना बड़ा क्वेश्चन कौन ही पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन ईजी सा है पर इतना लेंथी बना दिया कि देख के डर लग जाए एक बारी को। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, डैश एनपीएस एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्त बचत योजना है जो ग्राहकों को सुव्यवस्थित बचत से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। तो वो क्या होती है? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है, जहाँ पे लोग अपनी सैलरी से कुछ पार्ट जमा करते हुए रहते हैं और फिर फाइनल स्टेज यानी कि जब रिटायरमेंट आती है तो वो एक बड़ी राशि उनको मिल जाती है, जिससे क्या होता है कि वो भविष्य के निर्णय लेने में सक्षम हो सकते हैं। तो इजी क्वेश्चन है, बस लिख इतना बड़ा दिया है कि देख के डर लग जाए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? तो गृह मंत्रालय की। बेसिकली हमारे देश में जो भी 10 साल बाद जनगणना होती है वो गृह मंत्रालय का काम होता है जनगणना कराने का। ठीक है, तो इस बार की जो जनगणना होनी है वो हमारा गृह मंत्रालय ही करा रहा है, जो प्रोसेस में है। तो आने वाले समय में आपको नए जनगणना के डाटा देखने को मिल जाएंगे जल्दी ही। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 1 मई 2022 से नीति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है? देखो 1 मई का ये करंट अफेयर्स आया हुआ है। तो जो करंट अफेयर्स आप देख सकते हो, ये 2023 का एग्जाम है जनवरी का और करंट अफेयर्स मई का है। तो एक साल भर करंट अफेयर्स पढ़ के रखना, जो भी 2 या 3 करंट अफेयर्स आने हो वो आप इजीली अटैम्प्ट कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
5 देख लो, 2019 में भारत डैश मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादों में दूसरे स्थान पर रहा था, 111 मिलियन टन। क्वेश्चन नंबर 6 है, और देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, एशियाई खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था। अब इसको करंट अफेयर्स मानना है या क्या मानना वो आप खुद देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, ये आपका साइंस से क्वेश्चन आया हुआ है, कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो आपको बताना है कोशिका का जो आकार होता है तो इसमें कौन सा वो मेल सही खा रहा है। जैसे कि पहला पढ़ोगे तो लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार होती हैं और पेशी कोशिकाएं तर्करूपी, तो दोनों ही ठीक हैं, ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड। तो साइंस से क्वेश्चन देखने को मिला है, तो साइंस से 2 या 1 क्वेश्चन ही जनरली देखने को मिल रहा है आपके एग्जाम के लिए, तो देख लेना कैसे प्रिपेयर करके रखना है साइंस का क्वेश्चन भी आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हेमिस पर्व मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है, लद्दाख में मनाया जाता है। तो मेरे हिसाब से पढ़ के रखना, जो भी त्यौहार हैं, बेसिक त्यौहार हैं, ठीक है ना, जो फोक डांस हो गए या लोक नृत्य हो गए, ठीक है, ये थोड़ा पढ़ के रखना, अगर आपके एग्जाम फंस जाए तो आप कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, बहुत ही अजीब और गरीब क्वेश्चन है, ठीक है, टफ क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, तो मुश्किल है कर पाना इसको। पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्कस में प्रयुक्त डिस्कस का व्यास और वजन कितना होता है। तो वजन 2 किलो होता है, व्यास 22 सेंटीमीटर होता है, मुझे पहले बार पता चला है। तो देख सकते हो कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन अगर आप पूछ रहे हो तो कोई इजी सा पूछ लो ना, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पता नहीं क्यों ही पूछा है, ठीक है। तो अगर आपको करना है तो आप तुक्का लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, अदरवाइज मेरे हिसाब से छोड़ देना, जरूरी नहीं तुक्का लगाने की, नेगेटिव मार्किंग होगी तो फिर पीछे ही हो गया आपसे ज़्यादा, क्या फ़ायदा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 है। तो आर्सेनिक वो तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 33 है, और साइंस से क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन दिखा है साइंस से, तो मैं वही कह रहा हूँ 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो प्रैक्टिस आपको करके रखनी उस हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 11 है, और ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी टफ क्वेश्चन है ये। ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिए। तो अब अगर ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान करेंगे तो वो कैसी होगी, अधस्तरीय अपक्षरित आधारित चट्टानें। तो काफ़ी टफ है, ठीक है, अगर ना अंदाजा लगे छोड़ देना, जरूरी नहीं कि करके आना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन छोड़ने वाले भी होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना सीखें, तो वो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो उनको छोड़ देना, मत ट्राई करना उसको अगर नहीं बिल्कुल अंदाजा लगा पा रहे, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था। तो अगर आपने 42वां संशोधन पढ़ा होगा तो उसमें से बताना ये कौन सा कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था। तो अगर आप देखोगे 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये नहीं जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी गई थी। रामा सुब्रमण्यम गांधी जी को दी गई थी। और क्वेश्चन देख सकते हो, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है 22 सितंबर का। तो वही बोलूँगा, 1 साल भर के करंट अफेयर्स पढ़ के रखना, तो 2 या 3 करंट अफेयर्स अगर आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो आप वो जज करके ठीक करके आए, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, 1971 में भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी। तो उस समय चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। आप अंदाजा भी लगा सकते हो, अगर पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी तो जब 71 का युद्ध चालू हुआ होगा तो आप लगा सकते हो कि 20 साल के बाद तो वो चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही होगी। तो इस तरीके से भी आइडिया अंदाजा लगा के आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको लॉजिकली भी चीज़ें सोचनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, गोफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो गोवा का। तो लोक नृत्य से बहुत क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो इसलिए मैं बार बार बोलूंगा लोक नृत्य पढ़ के रखना। अगर 1 या 2 आ रहे हैं तो आप कैसे ना कैसे करके अटैम्प्ट कर लें। तो देखो डायरेक्टली पूछ ले गए और ये इनडायरेक्टली भी पूछ लेंगे। इससे हमने पहले वाले देखे ना पार्ट के अंदर किस तरीके से घुमा के पूछ रहे हैं, तो तैयारी करके रखना, मतलब कैसे भी आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, डैश के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, वो तो भारतीय रिजर्व बैंक है, ठीक है। कोई कोई क्वेश्चन मतलब इतना लड्डू होगा कि वैसे ही करके आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 है, अपर्ण सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्रीय नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो कुचिपुड़ी वो शास्त्रीय नृत्य था
जिसके लिए इनको ये सम्मान दिया गया था। तो काफ़ी टफ क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, तो छोड़ दो, जरूरी नहीं ट्राई करना आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है और हिस्ट्री से क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। डैश के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था, तो पाटलिपुत्र था, ठीक है ना। मतलब इसको इतना घुमा के पूछने की कोशिश की गई है कि कुछ कहने की हद नहीं है। तो जो मुझे लग रहा है जीडी कांस्टेबल जो पेपर सेट करता है जीएस का, वो पता नहीं क्या ही सोच कर रहा होता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे डाल देता है कि बच्चा मतलब घूम ही जाए उसमें पढ़ते पढ़ते ही, ठीक है। इतना लेंथी बना दिया इसको, सीधा पूछ सकते था, इतना लेंथी बना दिया इसको बस, ठीक है। तो आप देख लो किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं। तो जीएस की प्रिपरेशन आपको कुछ इसी तरीके से करके चलनी है कि आप ये सोचो बहुत ईजी रहने वाला है, ईजी नहीं होने वाला है, टफ ही रहने वाला है जीएस का। देखो क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। अब इतना इजी क्वेश्चन, मतलब कि एक इतना टफ तो अगला इतना इजी दे दिया है, ठीक है ना। उच्च शिक्षा की वहाँ पे कोई अनिवार्यता नहीं है, संविधान के अंदर कुछ भी ऐसा बोला नहीं गया है। सिर्फ एज के बारे में बोला गया है कि वो नागरिक देश का होना चाहिए और उसकी उम्र 35 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, तो वो योग्य है हमारे देश में राष्ट्रपति बनने के लिए, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये क्वेश्चन लास्ट है पूरी इस वीडियो का, ठीक है। पूरे 3 सेट हमने यहाँ पे देख लेंगे। तो क्वेश्चन देखो क्या है, खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए डैश में बम्बई की एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो मार्च 1919 में ये समिति का गठन किया गया था और मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, जब भी आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो ये आपको बहुत बारी पढ़ने को मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। तो बस ये कि आप जब एग्जाम में देने जा रहे हो तो प्रैक्टिस थोड़ी सही रहेगी तो आप अटैम्प्ट कर सकते हो। बाकी जो ये 20 क्वेश्चन होंगे ना, इसमें से मतलब एक एवरेज बच्चा 8 या 10 ही क्वेश्चन कर पाएगा, ठीक है। आपने थोड़ी ज़्यादा जीएस पढ़ ली होगी तो आप 12 से 14 तक पहुंच जाओगे, बस इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। टफ सेशन रहने वाला है, अगर आप 20 में से 20 अटैम्प्ट करके आ रहे हो तो नेगेटिव भी जाने वाला है, वो मान के चलना। तो फिर आपके एवरेज नंबर वो 11, 12 या 10 ही रह जाएंगे। तो मैं हर बच्चे कह रहा हूँ, मतलब ये टफ रहता है ये पेपर, ठीक है ना। जीएस का पेपर टफ रहता है। अगर आप जीएस में बहुत अच्छा स्कोर करके आ गए, 14-15 नंबर करके आ गए, तो डेफिनेटली फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है इस बारी सिलेक्शन से, ठीक है। तो ये मैंने सारे पार्ट लगा दिए हैं, यहाँ पे 3 हमने शिफ्ट देख लिए बैक टू बैक। तो आगे की शिफ्ट भी हमारे चैनल पे मिल जाएंगी और रीजनिंग की भी मिल जाएंगी, मैथ की भी मिल जाएंगी। तो सारे पार्ट में लगाता जा रहा हूँ लाइन बाई लाइन, ताकि आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो जाए और आपको आइडिया मिल जाए जो लास्ट ईयर किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। और आपका कोई भी सवाल है कमेंट कर देना, अगर कोई वीडियो बनानी होगी तो उसे बना देंगे। कोई भी आपका सवाल है, कुछ जानना चाहते हो तो पूछ लेना, उसका भी बता देंगे, ठीक है। और अगर वीडियो ठीक लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। राधे राधे।